రెడ్డి గారు వ్యాక్సిన్ ను అందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇది ఒక యావత్ భారతదేశం గర్వించదగ్గటువంటి పరిణామం. సంవత్సర కాలం పాటు మనమంతా ఈ తీవ్ర మహమ్మారితో పోరాటం చేస్తున్నాం. అదిగో చూస్తున్నాం, వ్యాక్సిన్ ను మొట్టమొదటిగా అందజేస్తున్నారు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు దానికి ప్రారంభోత్సవం చేశారు. ఈ వ్యాక్సిన్ అనేది కోవిడ్ మహమ్మారి ముగింపుకి ప్రారంభం. మొట్టమొదటిగా వ్యాక్సిన్ వేయించుకున్నారు. कृपा करनी अंग संग हो के सहायता करनी दुखा कलेवरां दा नाश सुखां दा प्रवेश करना हर निदान आजीवन फतेह बख्श करने जो जी संग राते आवे सो जी राजी जाए सिख पढ़दे सुनदे सुमत लहे वंधोन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا إله العالمين يا رحمن يا رحيم या अल्लाह, आज इस मुबारक मौके पर कमांड हॉस्पिटल का संग बुनियाद माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा रखा जा रहा है। इस खुशी के अवसर पर हम आपसे दुआ करते हैं इस हॉस्पिटल की तामीर को आसानी के साथ पूरा फरमाइए, इसमें तमाम आने वाली रुकावटों को दूर फरमाइए, इस हॉस्पिटल में आने वाले हर एक पेशेंट को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाइए। हमारी इन दुआओं को महज अपने फजल से कबूल फरमाइए। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सीतारामचंद्राभ्यां नमः श्रीरामचंद्राय नमः श्रीरामभद्राय नमः हनुमते नमः। ओम महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा शान्तास्त्वमेश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं रमासितो हे वक्त्रौ विचन्द्रा सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्रामः पुण्यारण्य विहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कपेश्वरः कपेश्वरौ उद्भवयते संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् अतुलबलधाम नेम शैलाभदेहं धनुजबन किसानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणधानं बान्धनानां भीतं रक्तप्रियभक्तं वासजातं नमामि। ओम दैह शांति हरंतरिक्ष शांति प्रापा शांति हिरोखधया शांति वनस्पतया शांति विषय देवा शांति सर्वगुण शांति सामा शांति यतो यथा समेहसे तथो नो अभयं कुर प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। श्री विंध्यवासिनी देव्यै नमः। इस तरफ देख कर
हाथ धो रहे हैं। इधर पीछे हट जाइए। धन्यवाद। अब मैं सभी अतिथिगण से निवेदन करती हूँ कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण कर लें, जिसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम सबको संबोधित करेंगे। इस भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ लखनऊ कमान अस्पताल में एक महान कार्य का आवाहन हो गया है। अब मैं निवेदन करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय योगी आदित्यनाथ जी से कि वे आप सभी को संबोधित करें। धन्यवाद श्रीमान। आज के इस भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी, मध्य कमान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल IAS कोमन जी, आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित सेना के सभी अधिकारी और सभी सैनिकगण, पूर्व सेना अधिकारी और सैनिकगण, उनके परिवार के सभी सदस्यगण और वर्चुअली जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव, मैं सबसे पहले आज के इस समारोह में माननीय रक्षा मंत्री जी का और आप सभी भारत माता के बहादुर जवानों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 10 महीनों से पूरा देश और पूरी दुनिया जिस महामारी से त्रस्त थी, उस महामारी कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी के महत्वपूर्ण संबोधन से आज पूरे देश के अंदर प्रारंभ हुआ है। देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित सेना के इस महत्वपूर्ण मध्य कमान में देश के इस राज्य की राजधानी में न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्यक्रम भी इसके साथ प्रारंभ हो रहा है। इस दोहरी खुशी के अवसर पर मैं हृदय से माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपने सेना के सभी जवानों को, पूर्व सैनिकों को, उनके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में भारत की सेना दुनिया के अंदर अपने शौर्य और पराक्रम के लिए जानी जाती है। स्वाभाविक रूप से सेना की उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने अपने स्तर पर वे हर प्रकार की सुविधाएं देने की व्यवस्था की है।
जो न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवार के सदस्यों को सेवा काल और सेवा काल के बाद भी एक उत्तम आरोग्यता प्रदान करने में योगदान दे सके। आज का ये कार्यक्रम मध्य कमान के इस न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की उपयोगिता कितनी महत्वपूर्ण होती है। पिछले 10 महीनों के दौरान कोरोना से जूझ रहे दुनिया को और देश को हम सब लोगों ने बेहतर प्रबंधन के माध्यम से एक नया संदेश भी दिया है और लखनऊ जैसे राजधानी क्षेत्र में न्यू कमांड हॉस्पिटल की उपयोगिता हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। मुझे याद है कोरोना के दौरान उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन के लिए जो बेहतरीन प्रयास किए, इसमें हम लोगों को सेना से निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहा। सेना और सिविल प्रशासन का आपसी बेहतर समन्वय इस वैश्विक महामारी में देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य को सुरक्षित रखने, उनके मन में एक नए विश्वास को स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन इस दौरान हुआ। दूसरा, कमांड हॉस्पिटल ने पहले से ही लखनऊ के एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल इंस्टीट्यूट के साथ एमओयू किए हैं। साथ ही साथ जहां पर भी बेस हॉस्पिटल कमांड हॉस्पिटल के हैं, उन जनपदों के भी महत्वपूर्ण संस्थानों के साथ सेना के साथ बेहतर तालमेल करते हुए सिविल प्रशासन ने सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए बेहतरीन सुविधा देने की जो व्यवस्था की है, एक बहुत ही अभिनंदनीय और अनुकरणीय उदाहरण है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सेना का अनुशासन, सेना का जो धैर्य है, जो संयम है और सेना की जो व्यवस्था है, वह सिविल प्रशासन को भी नया करने, नए उत्साह से आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। आगे बढ़ने के लिए एक नया उत्साह, एक नया उमंग उनके अंदर भरता है। हम लोग मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। मैं आज के दिन पर मध्य कमान इस न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि रक्षा और सिविल प्रशासन मिलकर के इस पूरी व्यवस्था को आगे बढ़ाने में पूरी तरह मदद करेगा और जिस भी प्रकार के सिविल प्रशासन से अपेक्षा हमारी रक्षा सेनाओं का होगा, वह भरपूर सहयोग प्रदेश सरकार, हमारा सिविल प्रशासन रक्षा सेनाओं को उपलब्ध कराने का कार्य करेगा। एक बार फिर से मैं आज के इस अवसर पर इस अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त न्यू कमांड हॉस्पिटल के भूमि पूजन और शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे थल सेनाध्यक्ष आज के इस समारोह में यहां पर उपस्थित हुए हैं। लखनऊ वासियों की ओर से उनका भी अभिनंदन करता हूं। यहां के आर्मी कमांडर जिनके प्रयास से एक लंबित परियोजना आज यहां पे मूर्त रूप लेती हुई दिखाई दे रही है, उनको और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी सैनिकों को, सभी पूर्व सैनिक और उनके परिवारजनों को भी इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब मिलकर के इस प्रकार की योजनाओं के माध्यम से सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने में हम लोग सहभागी बनकर के आगे कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का उनके संबोधन के लिए आभार प्रकट करती हूं। अब मैं निवेदन करूंगी आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय श्री राजनाथ सिंह जी से कि वे हम सबको संबोधित करें। धन्यवाद श्रीमान। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी,
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ श्री मनोज मुकुंद जी नरवणे, जीओसी एनसी लेफ्टिनेंट जनरल आईएस ओमन, सेना तथा राज्य सरकार के सभी अधिकारीगण, जेसीओ और मेरे बहादुर जवानों, मीडिया के हमारे उपस्थित सारे प्रतिनिधिगण, देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, न्यू लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, लखनऊ के शिलान्यास के अवसर पर उपस्थित होकर आप सबके बीच मुझे बेहद खुशी हो रही है। और जिस समय जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल आईएस ओमन वेलकम एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि माननीय रक्षा मंत्री जी आए हैं, हम लोगों की हौसला अफजाई करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इंडो चाइना स्टैंड ऑफ के दौरान हमारे भारत की सेना ने जो करिश्माई काम किया है, उससे सारे देश का हौसला बढ़ा है और सारे देशवासियों का मन तक ऊंचा हुआ। मैं समझता हूं कि मुझे हौसला अफजाई करने की कोई जरूरत नहीं। आप लोगों ने समस्त देशवासियों की हौसला अफजाई की है और समस्त देशवासियों का आपने मस्तक ऊंचा किया है। उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यह सेंट्रल कमांड हॉस्पिटल का आज शिलान्यास हो रहा है। वैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की यात्रा पर तेजी के साथ चल पड़ा है और मैं मानता हूं कि न्यू कमांड हॉस्पिटल उसी यात्रा की एक और कड़ी है। इसलिए इस अवसर पर इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए जो लोग भी हैं, सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। नए वर्ष की शुरुआत हो रही है तो इस प्रांत में एक नए न्यू कमांड हॉस्पिटल के निर्माण के साथ शुरुआत हो रही है और यह नया निर्माण हमें यह संदेश देता है कि यदि हमारा यह पिछला साल यह बाधाओं का साल रहा है तो निश्चित रूप से यह वर्ष समाधान का साल होगा। पिछला साल यदि हमारा निराशा का वर्ष रहा है तो निश्चित रूप से यह वर्ष हमारे लिए एक उत्साह का वर्ष होगा। साथियों, लखनऊ में सेंट्रल कमांड होने के कारण देश के एक बड़े हिस्से के साथ साथ नेपाल के भी सर्विंग और रिटायर्ड जो ऑफिसर्स होते हैं, जो अन्य जवान होते हैं, उनके परिवार के सदस्य होते हैं, उनकी सेवा की जिम्मेदारी का निर्वाह यह कमांड हॉस्पिटल यहां पर करता है। यह हॉस्पिटल देश की रखवाली करने वाले प्रहरियों और उनके परिजनों की विशेष रूप से देखभाल करता है। मुझे यह भी बताया गया है कि पिछले लगभग 1.5 शताब्दी से, यानी 150 वर्ष से ज्यादा, संभवतः 160 वर्ष हुए हैं, तब यह हॉस्पिटल यहां पर बना था और सेंट्रल यहां पर कमांड हॉस्पिटल के बने हुए भी लगभग 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस बात की भी जानकारी हमको दी गई है। मैं समझता हूं कि अब आज हमारे प्रधानमंत्री नए भारत के निर्माण की बात करते हैं तो नए कमांड हॉस्पिटल का निर्माण क्यों नहीं होना चाहिए। और आज इस नए कमांड हॉस्पिटल के निर्माण का सिलसिला यहां से प्रारंभ होता है। लंबे समय से इसकी आवश्यकता अनुभव की जा रही थी और जैसा जीओसी ने बतलाया, 20 वर्षों से लगातार यह प्रयत्न हो रहा था यहां पर न्यू कमांड हॉस्पिटल बन जाए, लेकिन तरह तरह की बाधाएं इसमें पैदा हो रही थी। मुझे यह भी बताया गया कि शायद सेना की सेक्रेटरीट ने 2018 में ही इसे पास कर दिया था, लेकिन प्रोसीजरल डिले, बजटरी कंस्ट्रेंट्स आदि ऐसे कई कारण थे जिन कारणों से बराबर इसका निर्माण कार्य चलता रहा है। लेकिन यह सारी बाधाएं अब दूर कर दी गई हैं
और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अब जल्दी से जल्दी इस न्यू कमांड हॉस्पिटल का निर्माण संपन्न हो जाएगा। और जिस समय मेरा अभी प्रेजेंटेशन हो रहा था, उस समय मैंने देखा, मुझे इस बात की भी जानकारी दी गई, यहां पर जहां कमांड हॉस्पिटल ये बन रहा है, वहां पर वृक्ष जो लगे हैं उसमें अधिकांश वृक्ष काटे नहीं जा रहे हैं ताकि पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल असर न पड़े, बल्कि उनका रीलोकेशन किया जा रहा है। ये बेहद प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। कोविड संकट जिसके हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने चर्चा की, उसे आप सभी वाकिफ हैं। भारत ही नहीं, सारी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। सारी दुनिया इस पैंडेमिक की चपेट में इस समय भी है। क्या हम में से किसी ने कभी सोचा था ऐसी पैंडेमिक, ऐसी महामारी इस देश में आएगी कि बिना हम धूमधाम के साथ बिना अपने दोस्तों के हम होली का त्योहार मनाएंगे? क्या हमने कभी सोचा था? हम बिना धूमधाम के, बिना अपने दोस्तों के, बिना अपने सारे संबंधित लोगों के दिवाली और ईद का भी हम त्योहार मनाएंगे। लेकिन कोविड पैंडेमिक ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, हमने कभी सोचा नहीं था ऐसे भी हालात इस देश में पैदा होंगे कि सारी रेलें ठप हो जाएंगी, जहाजों का आवागमन ठप हो जाएगा, बाजार बंद हो जाएंगे और स्कूल बंद हो जाएंगे, और यह सारा का सारा काम एक दिन में ही, एक झटके में हो जाएगा। इसकी तो हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन मुझे प्रसन्नता है इस बात की, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा के आने के साथ साथ इससे निपटने के भी प्रयास प्रारंभ कर दिए गए और बहुत ही हिम्मत और साहस और सूझबूझ के साथ इस कोविड पैंडेमिक की चुनौती को हमारे प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और स्वयं इस चुनौती से निपटने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए उस पर गंभीरता के साथ विचार किया। और मंत्रिमंडल में उनके साथ होने के कारण और प्रायः बैठकों में रहने के कारण मैं कह सकता हूं एक सप्ताह में 2-3 बैठकें निश्चित रूप से कोविड पैंडेमिक के चैलेंज से निपटने के लिए बराबर हमारे प्रधानमंत्री ने की। जिस समय महामारी का संकट हम सबके सामने आया था, सबसे बड़ी चुनौती थी कि टेस्टिंग लैब्स, मुश्किल 2 टेस्टिंग लैब्स थे। आज 1000 से अधिक टेस्टिंग लैब्स इस भारत में बन गई। मास्क का संकट था, पीपीई किट्स नहीं थे, वेंटिलेटर्स की कमी थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि हमारे भारत ने जो तत्परता दिखाई है और जिस सूझबूझ का परिचय दिया है कि आज जहां पर टेस्टिंग लैब में हमारे हजारों से अधिक हो गए हैं, वहीं पर मास्क, पीपीई किट्स और वेंटिलेटर हमने पर्याप्त संख्या में बनाकर केवल देशवासियों की सेवा ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। और ऐसे हालात हम लोगों ने 4, 5, 6 महीने के अंदर ही पैदा किए हैं इस देश में। यह कोई छोटी कामयाबी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर इस चैलेंज को बीट आउट करने के लिए भले ही हम खड़े कर लिए हों, लेकिन यह डॉक्टर्स न होते, पैरामेडिकल स्टाफ न होता, जिन्हें कि हम बराबर वॉरियर के रूप में, कोविड वॉरियर के रूप में जानते हैं, और इन्होंने जोखिम न उठाई होती, तो मैं समझता हूं कि हमारे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीजें ये धरी की धरी रह जाती हैं और हम इस चुनौती का मुकाबला नहीं कर सकते। शायद इसीलिए हम डॉक्टर को इस धरती पर दूसरा भगवान मानते हैं, क्योंकि कोविड के खतरे तो इन डॉक्टर्स के लिए भी थे, पैरामेडिकल स्टाफ के भी थे, हॉस्पिटल में सफाई करने वाले के लिए भी थे, परिवार से दूर रहकर। और मैंने देखा है कुछ डॉक्टर्स को खाना खाने के लिए जब जाते थे तो अपने घर के बाहर
एक चटाई पर बैठकर उनकी पत्नी किसी दूसरे के माध्यम से दूर ही खाना रख देती थी और वह खाना ले जाकर उस चटाई पर बैठकर अपने घर के बाहर खाकर पुनः हॉस्पिटल चले जाते थे। सचमुच इन वॉरियर्स ने करिश्माई काम किया है, इनका अभिनंदन किया जाना चाहिए और सारे देश ने इनका अभिनंदन किया है। और इस संकट की घड़ी में मैं कह सकता हूं कि फ्रंट लाइन सोल्जर के रूप में किसी ने काम किया है तो हमारे डॉक्टर्स ने किया है, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ने किया है और हॉस्पिटल से जुड़े अन्य सारे सभी कर्मियों ने किया है। उनके इस कमिटमेंट का, उनके इस डेडिकेशन का मैं शीश झुकाकर अभिनंदन करता हूं। लेकिन हम लोगों के लिए बेहद खुशी की बात है, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बतलाया है और आप सारे देशवासियों की इस बात की जानकारी है, वैक्सीनेशन का सिलसिला आज से ही प्रारंभ हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी आज हुआ है। सारे देशवासियों को उन्होंने अपना एक संदेश भी दिया। 2 वैक्सीन तो इंडिजिनस स्वदेशी हम लोगों ने बना ली है, लेकिन 4 वैक्सीन और भी जल्दी आने वाली है। और यह वैक्सीन केवल भारतवासियों को ही नहीं लगाई जाएंगी, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी हम जल्दी ही एक्सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिस देश ने केवल अपनी चिंता नहीं की है बल्कि सारे विश्व की चिंता की है। शायद यही कारण था कि हमारे देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि किसी देश की धरती से सारे विश्व को दिया है तो केवल और केवल भारत देश की धरती से दिया है। द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली। इसलिए इस वैक्सीन के माध्यम से जहां हम अपने देशवासियों का वैक्सीनेशन करेंगे, इस चुनौती से निपटने की उनके अंदर ताकत पैदा करेंगे, वहीं पर सारे विश्व में भी जहां पर अधिकतम इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है एक्सपोर्ट करेंगे। लोगों के द्वारा इसकी बराबर डिमांड भी हो रही है। भारत में तो बराबर हम लोगों ने यही अपेक्षा की है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। और वैदिक काल से ही हमारी चिकित्सा पद्धति का भी आप अध्ययन करें, आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे। बहुत उस समय भी केवल मानव मात्र की चिकित्सा की चिंता भारत ने नहीं की, बल्कि अन्य प्राणियों की भी चिंता की है। अशोक द ग्रेट शासनकाल के इतिहास के पन्नों को पलट कर यदि आप देखें तो उस समय गाय, भैंस, बिल्ली, चमगादड़, इन सब सारे जंतुओं के इलाज की भी व्यवस्था दी गई है। आप उस समय का इंस्क्रिप्शन उठाकर देखिए, आपको इस बात की जानकारी मिलेगी। क्यों न करें, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां के रहने वाले ऋषि और मनीषियों ने कहा है, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, यानी होल यूनिवर्स में है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो जड़ में है वही चेतन में है, जो सूक्ष्म में है यानी छोटे में है वही विवर्त में है यानी बड़े में है, जो मेरे में है वही तेरे में है। यह कल्पना हमारे देशवासियों ने क्यों नहीं चिंता की अन्य प्राणियों की। महात्मा गांधी ने भी सभी प्राणियों की चिंता करते हुए स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत का सपना देखा। और मैं कह सकता हूं कि सचमुच सारे इसके पहले के भी प्रधानमंत्रियों ने काम किया है, लेकिन आज के हमारे प्रधानमंत्री इस दृष्टि से भी उन्होंने करिश्माई काम किया है। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की भी यहां चर्चा करना चाहता हूं। बराबर वे कहते थे कि मनुष्य 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है। तन यानी शरीर, इसमें इंद्रियां भी आती हैं, तन, मन, बुद्धि और आत्मा, इन 4 चीजों को मिलाकर बना हुआ है। जब तक चारों सुखी नहीं होंगे, जब तक चारों को सुख की अनुभूति नहीं होगी, तब तक व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। यह उन्होंने कहा है। तो इसीलिए कहा है कि तन, मन, बुद्धि, आत्मा
इनके स्वास्थ्य की भी चिंता की जानी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए, और साथ ही साथ तन मन बुद्धि आत्मा इन चारों के बीच संतुलन भी बना रहे, बैलेंस भी बना रहे, इस बात की भी चिंता की जानी चाहिए। अब बहुत डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता, इसमें हो सकता है कुछ ऐसे भी सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव जो हमारी बात सुन रहे हो, वो कहेंगे भाई तन शरीर मन बुद्धि की बात तो समझ में आती है, लेकिन आत्मा का एग्जिस्टेंस कहां है, आप मुझे बताइए। तो मैं आत्मा दिखा नहीं सकता हूं कि आत्मा कह रही, लेकिन यदि कोई मां घर में या हमारा जवान जो सीमा पर काम करता है, जब घर वर्षों के बाद वापस लौटता है और नन्हे मुन्ने अपने छोटे बच्चे को 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे को जमीन पर चलते हुए, रेंगते हुए, घुटनों के बल चलते हुए देखता है, उस समय जब नौजवान उस बच्चे को जमीन से उठाकर अपने सीने से लगा लेता है, तो उस नौजवान को शरीर के सुख की अनुभूति नहीं होती है, मन के सुख की अनुभूति नहीं होती है, वह बुद्धि का सुख नहीं होता है, वह आत्मा का सुख होता है। इसे ही आत्मीय सुख है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में भी आप जानते होंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल में भी आर्किमिडीज जब टब में बैठा और पानी बाहर निकला और यूरेका यूरेका बोलते हुए जब वह बाहर दौड़ने लगा, तो जिस सुख की उसे अनुभूति हुई थी वह शरीर का सुख नहीं था, वह आत्मा का सुख नहीं था, बल्कि वह बुद्धि का सुख था। ऐसे ही इसकी लंबी व्याख्या न करते हुए मैं कहना चाहूंगा, तन मन बुद्धि और आत्मा इन चारों के बीच संतुलन भी होना चाहिए। मित्रों, आजादी के बाद हेल्थ सेक्टर का जहां तक प्रश्न है, बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारी प्रगति भी हुई है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज भी हॉस्पिटल, डॉक्टर्स, बेड्स जितने चाहिए उतने उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारी सरकार ने इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए और प्रधानमंत्री जी इसकी विशेष रूप से चिंता भी कर रहे हैं। जीडीपी का जितना एक्सपेंडिचर हेल्थ सेक्टर पर होना चाहिए, कहीं ना कहीं बहुत कमी रही है, उसमें भी हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया थी, उसे बदलकर नेशनल मेडिकल कमीशन बना दिया गया, ताकि जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी के साथ ही साथ समय समय पर उनका इवैल्यूएशन, उनका मूल्यांकन भी होता रहे, और साथ ही साथ मेडिकल सेक्टर में भी रिसर्च और डेवलपमेंट को कैसे अधिक से अधिक बढ़ावा मिल सके, इसकी भी चिंता नेशनल मेडिकल कमीशन करेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण कदम आयुष्मान भारत, भारत देश के लिए उसकी आवश्यकता थी। 5 लाख रुपए तक का एक वर्ष में मुफ्त इलाज कल्पना नहीं कर सकते थे हम कभी, और दुनिया के किसी भी देश में इतनी बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना नहीं है जैसी भारत में आयुष्मान भारत की यह योजना। और आज आपको यह बतलाते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है कि जब से यह हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आयुष्मान भारत की योजना लागू हुई है, 2 साल में ही 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल चुका है। 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को, यानी 1 साल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। यदि रोग ठीक नहीं हुआ, दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। सारे विश्व में यह योजना अपने में अनपैरेलल है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हमारे जो थे, उसको भी अब बदलकर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में स्थापित करने की कोशिश की गई है। कई स्थानों पर, उत्तर प्रदेश में भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। यदि विचार किया जाना चाहिए हेल्थ के बारे में, तो हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, और इसी अप्रोच को ध्यान में रखते हुए यह सिलसिला प्रारंभ किया गया है। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज लाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है, और हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा और कहीं पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज होगा। इसकी भी हम कोशिश कर रहे हैं।
22 नए एम्स बन गए। 6 वर्षों के अंदर 22 नए एम्स बन गए और आगे भी नए एम्स बनाने की हमारी योजना है। यानी जितने हमारे डॉक्टर्स एमबीबीएस पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी निकलेंगे और जो उसमें वेल क्वालिफाइड होंगे ताकि उनकी पोस्टिंग एम्स वगैरह में भी की जा सके। और 5 वर्षों में जो हमारी इसके पहले जो एमबीबीएस की सीट्स थी 30,000 सीट्स एमबीबीएस की 5 वर्षों में ही बढ़ाई गई। वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन की लगभग 15,000 सीटें बढ़ाई गई। यह उपलब्धियां मैं आपके सामने इसलिए नहीं गिना रहा हूं, इसकी चर्चा केवल इसलिए कर रहा हूं कि हेल्थ सेक्टर को लेकर हमारी सरकार कितनी जागरूक है, इसलिए मैंने इसकी चर्चा की है। सभी के स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है और उसी दिशा में लगातार हम अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आज यहां पर जो न्यू कमांड हॉस्पिटल बना है, बनने जा रहा है, मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि निर्धारित समय के अंदर ही ये न्यू कमांड हॉस्पिटल पूरा हो। और मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा जीओसीएनसी से, आरबी चीफ से, सरकार के स्तर पर कहीं पर कोई बाधा आएगी, उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर पर कहीं पर कोई बाधा आएगी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हम सब मिलकर उस बाधा को जल्दी से जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे ताकि न्यू कमांड हॉस्पिटल ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं नए वर्ष की जहां पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, वहीं पर 1971 की भी आपको याद दिलाना चाहता हूं। भारत का मस्तक 1971 का वार, इंडो पाक वार, आपने भारत का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा किया था। उसका स्वर्ण जयंती वर्ष भी मनाया जा रहा है इस वर्ष, इसलिए उस स्वर्ण जयंती वर्ष की भी मैं अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए और पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान।